पारितंत्र के जैविक घटक हो गए हैं। बड़े हुआ है नहीं हुआ है। पारितंत्र के जैविक घटक अजैविक पृष्ठभूमि में हो गया था। थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। देखिए जितने भी घटक हैं पारितंत्र के जैविक घटक ये अजैविक पृष्ठभूमि में परस्पर आपस में क्रिया करते हैं। अजैविक पृष्ठभूमि में परस्पर आपस में क्रिया करते हैं। देखिए पारितंत्र के जैविक घटक अजैविक पृष्ठभूमि में परस्पर क्रिया करते हैं। इसके अंतर्गत ये आते हैं प्रदूषण उत्पादक। इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। प्रदूषण उत्पादक, प्रोड्यूसर्स या उत्पादक। इसके बारे में उत्पादक स्वकोषी होते हैं। स्वकोषी होते ऑटोट्रॉफ अथवा प्राथमिक उत्पादक। ऑटोट्रॉफ अथवा पेस्ट के नाम है। ऑटोट्रॉफ कहते हैं स्वकोषी प्रोड्यूसर उत्पादक। और एक और इसका नाम है प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं उत्पादक। सॉरी प्राथमिक उपभोक्ता, ये भी प्राथमिक हो गया। ये इसी मायने के का ये उपभोक्ता प्राथमिक में शाकाहारी आएंगे। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, तीन ब्रांच हरे पौधे से आते हैं। ये क्लोरोफोलिक जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और डायरेक्ट अपना भोजन बनाते हैं सूर्य की उपस्थिति में। उत्पादक स्वकोषी होते हैं ऑटोट्रॉफ अथवा प्राइमरी उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। ये क्लोरोफिल युक्त जीव होते हैं जो सूर्य की उपस्थिति में अकार्बनिक अजैविक पदार्थों को अकार्बनिक अजैविक पदार्थों को
अकार्बनिक यौगिक कौन सा होंगे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, और ये सब सारी चीजें हैं। तो 16 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 16 न्यूट्रिएंट्स पौधों को चाहिए। आयरन हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, जिंक हो गया, ये 16 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन 16 न्यूट्रिएंट्स को क्या होते हैं? अकार्बनिक होते हैं। क्या होते हैं? अकार्बनिक। इसमें कार्बनिक होता है। इनको संचित कर सूर्य की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ऊर्जा में बदल देते हैं। कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा में इसको बदल देते हैं। फिर इसका इस्तेमाल आगे फूड चेन में किया जाता है। क्लोरोफिल ट्यूब होते हैं जो सूर्य की उपस्थिति में अकार्बनिक और जैविक पदार्थों को संचित कर अपना भोजन बनाते हैं। इसके अलावा स्थलीय तथा जलीय आवासों में कुछ जलीय आवासों में कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, यानी कुछ बैक्टीरिया भी होती है जो प्रकाश संश्लेषण कर अपना भोजन बना लेते हैं। पौधों के अलावा प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, रसायन संश्लेषी जीवाणु, और प्रकाश संश्लेषी प्रोटोजोआ, यानी पौधों के अलावा 3 और हैं जो अपना भोजन बना लेते हैं। जीवाणु, प्रोटोजोआ, प्रकाश संश्लेषी रसायन। जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी प्रोटोजोआ भी अपना भोजन बनाते हैं। यद्यप इनकी मात्रा कम होती है। ये उपभोक्ता देखिए, उपभोक्ता परपोषी, तो क्या कहेंगे? ये स्वपोषी था, इसी को परपोषी भी कहते हैं। ये सभी क्या है? परपोषी। ये तीनों क्या है? उपभोक्ता। ये तीनों क्या है? परपोषी है, जो अपने भोजन के लिए इन पर निर्भर करते हैं। हेटेरोट्रॉप्स, भक्षपोषी, परपोषी, भक्षपोषी, हेटेरोट्रॉप्स। भक्षपोषी को हेटेरोट्रॉप्स भी कहते हैं। भक्षपोषी परिणाम में ध्यान दीजिए, परपोषी, भक्षपोषी। भक्षपोषी में अपने भोजन को भक्षण करते हैं। भक्षपोषी अथवा उपभोक्ता, कहलाते हैं। इसको क्या कहा जाएगा? यहाँ लिखा हुआ है उपभोक्ता। कंज्यूमर, एक नाम, दो नाम, 3 नाम, को 3 नामों से पुकारा जाता है। इसको उपभोक्ता को 3 नाम है और इनकी 3 कैटेगरी है। उपभोक्ता को पुकारा जाता है, इसमें लिखिए इन्हें शाकभक्षी, शाकभक्षी में हर्बीवोरस, ये लिख लिया क्या देखा? शाकभक्षी में हर्बीवोरस,
हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। देखिए हर्बीवोरस शाक भक्षी, जिसमें बकरी, गाय, हिरन, खरगोश। कहते हैं ऐसे जीव जो शाक भक्षियों को खाते हैं, ये वाले ऐसे जीव जो शाक भक्षियों को खाते हैं उन्हें कार्निवोरस कहते हैं। कार्निवोरस कहते हैं, शाक भक्षी खाते हैं कार्निवोरस कहते हैं, या मांस भक्षी कहते हैं। इसी प्रकार द्वितीय उपभोक्ता को खाने वाले, यानी किनको खाने वाले, द्वितीय उपभोक्ता को खाने वाले जीवों को तृतीय उपभोक्ता उपभोक्ता भी कहते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर। अब इस तृतीय उपभोक्ता को कई भागों में बांटा गया है। तृतीय उपभोक्ता कहते हैं, तृतीय उपभोक्ता को पहला परभक्षी, स्वभक्षी, परजीवी, सबभक्षी। तृतीय उपभोक्ता को कई भागों में बांटा गया है। जो नीचे है तृतीय उपभोक्ता में परभक्षी, स्वभक्षी, परजीवी, सर्वभक्षी। परभक्षी क्या होता है? जो दूसरे को निगल जाता है। स्वभक्षी जो सौ को खाता है, गिनने से आ जाएगा। परजीवी जो इसके अंदर रहता है, परजीवी आपके अंदर आंतों में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। और सर्वभक्षी इसमें मानव आ जाता है जो सबको खा जाता है, किसी को नहीं खाता। उपभोक्ता और उत्पादक दोनों अपना जीवन उपभोक्ता और उत्पादक दोनों अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। क्या लिखते पेज पे लग रहा है? किताब खोल के बैठ जाते हैं और अपने नोटिस करते हैं पहले किताब में मिला तो जो पढ़ा रहे थे ऐसे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मिलाते रहते किताब खोल के। हर से एक लेके आते हैं, कौन सा कोई खरीद के ये किताबों से ही नोट्स बना के लाए जाते हैं और बहुत अच्छी बुक्स लाई जाती है मेरे पास। तो 4 किताबों से कलेक्शन होता है, उसके ऊपर तो पढ़ाई करनी पड़ती है, तब आपका काम होता है। आप लोग देखते हैं जो किताब रखते हैं उसको मैच करें, जो मैच कर उसको हटाएं, जो मैच नहीं करता उसको लिखते हैं। क्या मतलब? टुकड़ों में आधा किताब से पढ़ोगे, आधा रजिस्टर से पढ़ोगे। में इतने भी लोग हैं लेकिन कोई भी सिविल के लिए जो सीरियसनेस होती है करने का उनको कोई दिखाई नहीं देती है।
ध्यान से सुनो, नोट करते जाओ। अब आपकी शिकायत है कि कोई लिखवाया है या नोट नहीं कराया जाता, तो चलो भाई लिखवाते हैं, टाइम टेकिंग होता है लेकिन नोट कराते हैं, जल्दी ऐसा हो जाता है। नोट करते हैं, काम की चीज़ है। और ये ऐसा नहीं है कि स्टडी किताबों से लाई जाती है, सब कौन सा होता है गधा 25-30-25 रुपये का नोट पे मिलती है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें कलेक्शन है लोगों के पास, उसका से नोट करके लाया जाता है। ऑथेंटिक बुक्स हैं सब, कई बुक से कलेक्शन करके लाया जाता है। लेकिन उपभोक्ता उत्पादक दोनों अपना जीवन पूरा करते हैं, नई पीढ़ी पैदा होती है, नई पीढ़ी पैदा होती है, पुरानी पीढ़ी मरती है, पुरानी पीढ़ी मरती है। तो शिकार करते हैं, परमच्छी जो शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं, परमच्छी तो कौन शेर आ जाएगा, टाइगर, तेंदुआ, वो शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। स्वभक्षी में गीत है, पर जीव में जो आपके अंदर रहते हैं पैरासाइट, और स्वभक्षी में जो मानव है वो किसी को ऊपर जितने वर्ग सब है सब किसी को नहीं छोड़ता है। अपने को मत बताइए, दुनिया में बहुत लोग हैं, दुनिया के कोने कोने में मानव ने मानव को भी खाया है अपना जीवन बचाने के लिए, मनुष्य मनुष्य को भी खाया है। इंडिया में का नाम सुना है, वो जो युगांडा का राष्ट्रपति था, वो मानव मांस खाया था, तो उसकी बीवी थी, देख का मर्डर करके फ्रिज में रख दिया था, उसका पोस्ट था युगांडा का। तो ये मानव है, मानव को भी खा गया है, तो इसे शाकाहारी कहा जाता है, वो अपनी बोला सर्वभक्षी, सभी पर कंट्रोल रहता है। तो लिखा मरती है तथा पारिस्थितिक तंत्र के चारों तरफ मृत जैविक पदार्थ सड़ता है और विघटित होता है, सड़ता है और विघटित होता है, सड़ता है और विघटित होता है। विघटन को करने वाले कौन सा, तो ये होता है। जितना इसका महत्व है उतना ही इसका महत्व घटक का, जो बैक्टीरिया बीमार जो सड़ाने गलाने का काम करते हैं, ये भी उतना ही रोल है इनका, इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं। उपभोक्ता अगर नहीं रहेंगे तो क्या नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, यानी ऊर्जा को संचित नहीं कर सकते, बस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ ही कर सकते हैं। और ये अपघटक नहीं रहेंगे, ये जो मरती है, लाशें सड़ती हैं, इनका अपघटन नहीं हो पाएगा और फिर पोषक तत्वों में चक्रण नहीं हो पाएगा। क्योंकि जगह जगह क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम जगह जगह हड्डी के रूप में जमीन पर पड़ा रहेगा, और सड़े गले का नहीं, मिट्टी में नहीं जाएगा, फिर जड़ों में उसका चक्रण नहीं हो पाएगा। और चक्रण जब नहीं हो पाएगा, कोई चीज होती है इकोसिस्टम बैलेंस करने में, ऊर्जा का प्रवाह स्वतंत्र रूप से होता है और पोषक तत्वों का चक्र है वो सुचारू रूप से होता है। ये दो चीजें अगर सुचारू रूप से होती रहती है तो पारिस्थितिकी संतुलित अवस्था में रहती है। ध्यान दीजिए, ऊर्जा का प्रवाह जो आता है, ऊर्जा इसमें सबसे पहले हरे पौधों में, हरे पौधों से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से सर्वाहारी, और ये ऊर्जा स्पेस में चली जाती है और फिर अपघटक में आती है। ठीक है, पोषक तत्वों का चक्रण कैसे होता है, वो जमीन से आते हैं, 16 पोषक तत्व होते हैं, और सबसे पहले कहाँ जाते हैं, हरे पौधों में, हरे पौधों से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से सर्वाहारी। फिर ये क्या होते हैं, सारे पोषक तत्व ये कहीं विलुप्त नहीं होते हैं, मरने के बाद ये सड़ते गलते हैं और फिर उसी पोषक तत्व के चक्र का हिस्सा बन जाते हैं, साइकिल का हिस्सा बन जाते हैं। और पूछे मेरे सड़े गले ना तो चक्र संपन्न हो पाएगा, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, जो भी साइकिल है अगर सड़े गले ना तो चल पाएगा। तो अपघटक भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने ये सब, और ये दिखाई नहीं देते हमें, तो सड़ाने गलाने का काम करते हैं। इस प्रकृति का हर जीव महत्वपूर्ण है, प्रकृति का हर जीव महत्वपूर्ण है जो इकोसिस्टम को बनाता है, कहीं न कहीं उसकी उपयोगिता है। हमें ज्ञान अभी नहीं है कि किस जीव की क्या उपयोगिता है। दुनिया में जितने भी पौधे हैं मात्र उसके 20-25 ही प्रजातियां जिससे सारे मनुष्य को भोजन मिलता है, लाखों की संख्या में ऐसी प्रजातियां जिससे हमारा भोजन हो सकता है, किसी वजह से उसका साग सब्जी के उसके खा सकते हैं, हमें पता नहीं है।
अगर उसका इसी तरह से विलोपन होता रहा तो भविष्य के लिए वो माननीय समाप्त हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के लिए अमेरिका में एक पौधा पाया जाता है, वो चीनी से 200 गुना मीठा है। तो अमेरिका वालों ने उस पौधे से जीन को निकाला जो मीठा करता है और मक्के के जीन में ट्रांसफर करने का प्रयास करें कि ट्रांसफर करेंगे तो मक्के से चीनी बनने लगेगी। अब चीनी से 200 गुना मीठा है तो चीनी गन्ने के बजाय मक्के से बनने लगेगी। यहाँ तो मक्का का बहुत होता है, मलावा साइड में एक जगह में करीब 20 क्विंटल का हो जाता है, तो भाई कोई मलावा साइड का। चलिए आगे देखते हैं। विघटित होता रहता है और पदार्थों का विघटित होना पदार्थों का सतत चक्रण। तो सर जो आपने बताया है कि मतलब मक्के से चीनी प्राप्त हो चुकी है, उससे मतलब परिवर्तन करने चीनी उसमें डालने का प्रयास करते हैं। जो पीटी कॉटन बनाया, पीटी ब्रिंजल बनाया, बात तो जो ट्रांसजेनिक फसलें हैं, यस सर, ट्रांसजेनिक फसलें हैं तो उसमें जो हाइब्रिड फसल जिसको संकर बीज कहते हैं, सब उसमें यही हो रहा है। 80% एरिया हमारे फल से पैदा हो रही है, ट्रांसजेनिक जीन वाले हैं सब। वो तो सर है, लेकिन मेरे जो आपने बताया कि मक्के से क्या चीनी प्राप्त, आपने बताया कि परिवर्तन किया गया तो क्या चीनी जब उसमें डाल दिया जाए प्रयास कर रहे हैं, जब डाल देंगे तो उससे चीनी बनने लगेगी मक्के से 200 गुना, उसके आटे क्या चीनी बनेगी उससे, प्रयास कर रहे हैं। हाँ ये सब छोटे सब बड़े रिसर्च करते हैं भाई। एक ही पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक ही पौधे में टमाटर उगा दिया, एक बैंगन, एक ही पेड़ के पौधे में जैसा जीन डाल दिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड कहते हैं, जीएम क्रॉप कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहते हैं, जीएम क्रॉप्स कहते हैं। सब जो संकर बीज सब वही है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, आ रहे हैं। तो देखिए पदार्थों का सतत चक्रण होता रहता है, पदार्थों का सतत चक्रण होता रहता है। विघटन का कार्य कुछ जीवाणु करते हैं, विघटन का कार्य कुछ जीवाणु करते हैं, जीवाणु तथा कवक, जीवाणु तथा कवक करते हैं। इन्हें अपघटक या व्रतपोषी, अपघटक या व्रतपोषी सेप्रोफाइट्स, व्रतपोषी को सेप्रोफाइट्स कहते हैं। अपघटक अपना भोजन निगलते नहीं है, अपना भोजन निगलते नहीं है, बल्कि मृत जैविक पदार्थों पर एंजाइम सर्जित करते हैं। मृत जैविक पदार्थों पर एंजाइम सर्जित करते हैं और मृदा में मृत अवशेषों के बाह्य श्वसनीय पाचन से, बाह्य श्वसनीय पाचन से और कार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन होता है, जिसे अपघटनों द्वारा उपभोग किया जाता है। जल जल जिसे अपघटनों द्वारा उपभोग किया जाता है। जल कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फास्फेट, और उनके कार्बनिक यौगिक अपघटकों की क्रिया से बनते हैं। अपघटकों की क्रिया से बनते हैं। अब ये पाचकीय तंत्र की संरचना, ठीक है,
ये जैविक घटक है। यही जैविक घटक जो आपने ये देखा, ये क्या बोलते हैं, पारस्परिक तंत्र की संरचना का निर्माण करते हैं, स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। फिर इस स्ट्रक्चर में एनर्जी फ्लो होती है और पोषक तत्वों का चक्रण होता है, और इस चक्रण होने से एक ऐसी दशा का निर्माण होता है पृथ्वी पर, एक ऐसा ये कंडीशन तैयार हो जाती है जिसमें सभी जीवन बिना लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के सरवाइव करते हैं, जीवित रहते हैं। एनर्जी फ्लो और पोषक तत्वों का चक्रण ही ये दो ऐसे माध्यम इकोसिस्टम में जो पृथ्वी पर इस पृथ्वी को अनोखा जीव बनाते हैं, जिस पर जीव रह सकते हैं। और ये दो चक्र, दो चीजों में इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर समझने के बाद एनर्जी फ्लो कैसे करती है और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी साइक्लिंग कैसे होती है विभिन्न स्ट्रक्चर में, ये मिलके एक ऐसा कंडीशन तैयार करते हैं हमारी पृथ्वी पर जिससे कि हम लोग सभी जीव फ्री रूप से मुफ्त में जीवित रहते हैं, बिना कोई कीमत अदा किए जिंदा रहते हैं। और उसी में जब व्यवधान उत्पन्न के विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा जब इसमें व्यवधान उत्पन्न करते हैं हम, तो ये पारिस्थितिकी असंतुलन होता है। जब ये इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होती रहे और पोषक तत्वों का चक्रण सुचारू रूप से मतलब जैसे कंडीशन नेचुरल कंडीशन हो वैसा होता है, तो पारिस्थितिकी संतुलित रहेगी और हम आराम से देखभाल कर जीवित रहेंगे। लेकिन इसमें हम लोगों ने क्रियाकलापों से तमाम तरह की बाधाएं उत्पन्न हो रही है, उसी को हम लोग देखेंगे आखिर किस लेवल पे बाधाएं उत्पन्न हो रही है। इसी का रिपीटिशन होगा, इसी का रिपीटिशन ये होगा, बस थोड़ा सा देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं कार्य। जो पारिस्थितिक के जैविक घटक हैं और जैविक घटकों के पहली लाइन में लिखा था, और जैविक घटकों के पृष्ठभूमि में परस्पर क्रिया करते हैं, अजैविक घटक से भी क्रिया करते हैं और जैविक घटक से जैविक घटक क्रिया करते हैं, फिर आपस में क्रिया करते हैं। और जब इस तरह की क्रिया करके एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है, फिर उसमें एनर्जी फ्लो होती है और पोषक तत्वों का चक्र होता है। तो हम देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जैविक एवं अजैविक घटकों का भौतिक स्वरूप, घटकों का भौतिक स्वरूप इनके प्राकृतिक संरचना को बनाता है। यानी कि हमने संरचना को बनाता है। पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य संरचनात्मक लक्षण
पारस्परिक तंत्र का मुख्य संरचनात्मक लक्षण इसकी जाति रचना, इसकी जाति रचना और अस्तर विन्यास है। पारस्परिक तंत्र की संरचना को इनकी जाति रचना तथा अस्तर विन्यास है। ये क्या है अस्तर विन्यास? आगे तो इसमें क्या होता है? पोषण स्तर, पोषण स्तर, पोषण स्तर होता है। अभी देखिए पोषण स्तर क्या होता है। जो पारस्परिक तंत्र का मेन संगठन है, स्ट्रक्चर है, वो पोषण स्तर मिलकर बनाते हैं। ये पोषण स्तर क्या है? पारस्परिक तंत्र की संरचना को पोषण स्तर है। पारस्परिक तंत्र की संरचना को उत्पादक तथा उपभोक्ता के भोज संबंधों द्वारा दर्शाया जाता है। भोज संबंधों द्वारा, अभी आप भोज संबंधों द्वारा दर्शाया जाता है। पारस्परिक तंत्र की कोशिश संरचना, पारस्परिक तंत्र की कोशिश संरचना या पोषक ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल कोशिश संरचना तंत्र में पाए जाने वाले अनेक कोशी रीतियों, अनेक कोशी रीतियों, आहार स्तर, आहार स्तर या ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल पर निर्भर करता है। पहले लिखिए एक दो करके ऐसे। हरे पौधे थोड़ा रिपीटिशन होगा। हरे पौधे, साग पक्षी, मांस पक्षी, साग पक्षी, मांस पक्षी, और सर्वभक्षी, इसी कहेंगे पोषण स्तर पे। पोषण स्तर 1, पोषण स्तर 2, पोषण स्तर 3, पोषण स्तर 4। तो हरे पौधे पोषण स्तर 1 बनाते हैं, ये 2 बनाते हैं, 3, 4। कोशी पोषण स्तर के माध्यम से खाद्य ऊर्जा, पोषण स्तर के माध्यम से खाद्य ऊर्जा एक समूह के जीवों से, एक समूह के जीवों से दूसरे समूह के जीवों में दूसरे समूह के जीवों में
स्थानांतरित होती रहती है। पारिस्थितिक तंत्र का लगातार बने रहना एक प्राकृतिक गुण है। यानी कि ये एनर्जी या तभी तक हमेशा पारिस्थितिक तंत्र लगातार बने रहना एक प्राकृतिक गुण है। तो इसमें कुछ क्रियाएं होती रहती हैं। आप लगातार जीवित रहते हैं 70-80 साल तक, तो कुछ क्रियाएं होती हैं आपके शरीर के अंदर। खाना पानी भोजन पानी लेते रहते हैं, सांस लेते रहते हैं, दो चीजें हमेशा होती रहती है। सांस लेते हैं, खाना पानी, जिससे ऊर्जा मिलती रहती है। तो ये पोषण तो अब लगातार जीवित रहते हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र जब लगातार बनी रहती है, काम करती रहती है, तो कुछ क्रियाएं होती हैं ताकि ये बनी रहे लगातार। क्योंकि ये बनी रहती है, इसी पर तो सबका जीवन डिपेंड करता है। तो कौन सी क्रियाएं होती हैं जो इसको बनाए रखती हैं, तो हम आगे देखते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र का लगातार बने रहना एक प्राकृतिक गुण है। यह संरचनात्मक अवयवों के अवयव तो घटक, संरचनात्मक घटकों के एक ही है। संरचनात्मक अवयव घटकों के विभिन्न अभिलक्षणों, एक एक शब्द आपके सिलेक्टेड शब्द है जिसमें लिखवा रहा हूं मैं। अभिलक्षणों ब्रैकेट में लिखिए, दीर्घकालिक स्थायित्व के लिए, दीर्घकालिक स्थायित्व के लिए किए गए क्रियाकलापों, विभिन्न अभिलक्षणों ब्रैकेट में दीर्घ स्थायित्व के लिए किए गए क्रियाकलापों ब्रैकेट बंद द्वारा संभव है, द्वारा संभव है। क्या लिखा आपने? संरचनात्मक अवयवों के विभिन्न अभिलक्षणों, अभिलक्षण मतलब दीर्घ स्थायित्व के लिए किए गए क्रियाकलापों द्वारा ही संभव है। यानी कि प्राकृतिक तंत्र का लगातार बने रहना, पारिस्थितिक तंत्र का लगातार बने रहना एक प्राकृतिक गुण है। और ये लगातार कैसे बना रहेगा? इसके जो घटक हैं उनके अभिलक्षण है, यानी कि दीर्घ स्थायित्व के लिए किए गए क्रियाकलाप हैं, उन्हीं क्रियाकलापों से ही ये पारिस्थितिक तंत्र लंबे समय तक बनी रहती है। वो क्रियाकलाप कौन से हैं? हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण करेंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो इकोसिस्टम लंबे समय नहीं रह सकता। सात भक्षी इनको खाएंगे, इनका ये गुण है, ये क्रिया है, ये प्राकृतिक नेचुरल प्रक्रिया है, ये इनको खाना है। इनको सब मांस भक्षी खाएंगे, मांस भक्षी को सब भक्षी खाएंगे, ये इनको भी खाएगा। ये अपने क्रियाकलाप में उनको खाना शिकार करना, जैसे शेर मार के खा लिया किसी हिरण को, ये प्राकृतिक है, वो क्रियाकलाप है, वो काम नहीं करेगा हिरण को मार के खाने का, तो इकोसिस्टम लंबे समय रह ही नहीं पाएगा। क्या होगा? सारे शेरों के दांत तोड़ दिए, क्या हो जाएगा? सब हिरण छुट्टा घूमेंगे, सारा घास चढ़ डालेंगे, इनका सफाया कर डालेंगे, इनकी कमी हो जाएगी। जब इनकी कमी हो जाएगी, प्रकाश संश्लेषण की भी कमी हो जाएगी, तो एनर्जी फ्लो है उसमें क्या होगा? अवरोध होगा। जब और इकोसिस्टम अवरोध होगा, फिर बाकी सभी चीजों का अस्तित्व खतरे पड़ जाएगा। तो इकोसिस्टम का लगातार बने रहना एक प्राकृतिक गुण है, और ये प्राकृतिक गुण बने रहना तभी संभव है जब इसके घटक क्रियाकलाप करते हैं, जो नेचर ने उनको क्रियाकलाप करने के लिए दिया है। अगर डिकम्पोजर का काम है डिकम्पोज करना, घटक करना, तो वो काम वो करेगा, तभी संभव होगा, वो काम कोई दूसरा नहीं करेगा। शेर का काम है शिकार करना, तो शेर शिकार करे। अब शेर की जगह पे आदमी जाके शिकार करने लगेगा तो समस्या होगी। इसको नेचर ने जो काम करने के लिए बनाया है वो काम वही करे, और तभी इकोसिस्टम बना। और इकोसिस्टम बना रहेगा तो इस पर पृथ्वी पर जीवन बना रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड में पृथ्वी ऐसा ग्रह है, अनोखा ग्रह है जिस पर जीवन है, और कहीं जीवन है ही नहीं, पता ही नहीं चला है, होगा भी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलेगा? तो आप कैच कर लेते हैं कॉन्सेप्ट, मैं ज्यादा जोर देता हूँ कॉन्सेप्ट पर।
क्योंकि फैक्ट लिखाना यूपीएससी के लिए संभव नहीं है। यूपीएससी केवल कॉन्सेप्ट पे चलता है, फैक्ट इक्का दुक्का रहता है। फैक्ट अगर 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन के जो बुकलेट होती है वो करीब 60-65 पेज की होती है। तो 65 पेज में तो बुकलेट में तो कॉन्सेप्ट ही रहता है। यूपीएससी के कॉन्सेप्ट बेस होता है। मैं आपको विशेष जोर देता हूँ कॉन्सेप्ट का। आप ज़्यादातर फैक्ट के पीछे भागते हैं, यूपीएससी में फैक्ट के पीछे भागेंगे तो आपकी समस्या हो जाएगी, उसका लेवल बहुत हाई होता है। तो इतना भी हाई ना होता कि आप वहाँ ना हो पाए, आप पहुँच सकते हैं, लेकिन थोड़ा इस चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए। हाँ, और जो भी कहना सही बैठिए करिए। आप लोगों को हमेशा कि आप लोगों ने कहा कि परिभाषा नहीं लिखवाते हैं, परिभाषा लिखने का कोई मतलब नहीं। कहाँ विषय परिभाषा पूछा जाता है? कोई यूपीएससी में परिभाषा नहीं पूछाता है, अपनी मौलिकता पूछता है। जितने भी मौलिक आप अपनी सोच रहेगी वो आपसे सोचवा के लिखवाएगा। याद है कि हम कभी लिख नहीं पाएंगे और उसका नंबर भी नहीं दे पाएंगे। हमने भी दिया है, सारे अटेम्प्ट दिए, 3-4 महीने हमने दिए यूपीएससी पे, 10-20 नंबर से कम रह जाता था, नहीं हुआ। हमें अनुभव है कि कहाँ कभी भी एक्सपीरियंस का जो फेलियर होता है बहुत अच्छा परसेंट होता है, पास वाले से ज़्यादा होता है एक्सपीरियंस। तो उस पर अगर याद अगर किसी चीज़ को कैसे लिख पाएंगे और मौलिक चीज़ें सोच के अपने दिमाग से लिखेंगे, और यह तभी लिख पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, उस कॉन्सेप्ट पर अपनी सोच डेवलप करें। जो कि बेस है, कॉन्सेप्ट का बेस बन गया, उस पर अपनी सोच, अपने मन से किसी चीज़ों को घटा सके, बढ़ा सके, तभी वो नंबर देगा। मौलिकता, आपकी मौलिकता देखता है कि आप अपना अलग क्या सोच सकते हैं। रटी रटाई चीज़ों पर नंबर नहीं मिलता है, ध्यान दीजिए। अरे उसे उठा के देखेंगे, पैटर्न उसमें देखेंगे, अपने मन से ही लिखना होता है। इसी को लेकर जरा फूट चलिए। आज श्रृंगाएं ये ऊर्जा आ रही है। रेस्पिरेशन है श्वसन, श्वसन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन, ये भी रेस्पिरेशन श्वसन है। ये अवशेष है जो बचते हैं पड़ते हैं। आज श्रृंखला एक चेन जैसी होती है, चेन के माध्यम से दूसरे चेन में स्टेट करते हैं, इसी को पोषण स्तर भी कहते हैं। आज श्रृंखला क्या होता है, पोषण स्तर से बनती है। ये पोषण स्तर है क्योंकि एक पोषण स्तर में ऐसे जीव होते हैं जो उनकी विशेषता एक जैसी होती है।
एक पोषण स्तर में ऐसे जीव बनते हैं। पोषण स्तर कैसे बना है? एक ऐसे विशेष प्रकार के जीवों से जिसकी लक्षण बिल्कुल एक जैसे है। हरे पौधे हैं तो सभी प्रकाश संश्लेषण करेंगे, ऐसा नहीं कोई पौधा किसी को खाने लगे पौधा मिल जाएंगे। प्राथमिक उपभोक्ता है जो शाकाहारी है तो क्या करेगा, वो खा जाएगा। इस लेवल में या इस ग्रुप में रहने वाले सारे जीवों के लक्षण एक जैसे हैं। इस लेवल में रहने वाले जीवों के सबके लक्षण एक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पोषण स्तर कहते हैं। पोषण स्तर ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा पोषण स्तर, 3, 4 पोषण स्तर। इसी को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, इसी को इकोसिस्टम का संरचना भी कहते हैं। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर पोषण स्तर, पोषण स्तर कहते हैं। इसी को खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जा रही है। इसके बारे में लिखिए, थोड़ा सा लिखिए। तो सर 150 250 मैक्सिमम जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था 250 शब्द का, 150 शब्द का, 250 200 150 100 ऐसे में लिखने के लिए आता है। ये लिखिए 150 250 100 भी आता है, 150 250 आता है। 150 250 नहीं, वो क्वेश्चन को छोड़ेगा तो 150 100 का भी होगा। अभी तो 150 100 मिला के 250 होता है, 100 का दिया है, हमने दिया है। इधर अब चेंज हो गया है, पहले करना है जैसे सर 10 क्वेश्चन आ 250 का नंबर का क्वेश्चन है, उसको 2 छोड़ेगा तो अच्छा अच्छा 150 का 100 का होगा ही होगा। 250 के सब नहीं होते हैं, 250 को जब तोड़ता है तो 100 का होगा, 150 क्वेश्चन का होगा। उसका कोई लेवल नहीं, कब बदलेगा कुछ नहीं बता सकते यूपीएससी में। वो केवल उसका इसीलिए दिखाते कि बदलेगा नहीं बात, आप कुछ उसके ट्रेंड का पता लगा ही नहीं सकते, हर साल बदलता रहता है। देखिए पाचकीय तंत्र के भीतर प्रत्येक पोषण स्तर का अन्य पोषण स्तर से संबंध बना रहता है, संबंध बना रहता है। प्रत्येक पोषण स्तर का अन्य पोषण स्तर से संबंध बना रहता है। कैसे बनेगा? एनर्जी फ्लो से तो बन रहा है भाई, ऊर्जा प्रवाह से ही तो बन रहा है। अगर ऊर्जा प्रवाह में संबंध बनेगा, अगर बकरी प्रकाश संश्लेषण करने लगे तो क्या जरूरत है घास रहने की? कोई संबंध नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण बैठ कर रहे घास पड़ी है, हरी घास में बैठ के प्रकाश तो संबंध कैसे बन रहा है? भोजन ऊर्जा फ्लो के माध्यम से बनेगा और एक पोषण तत्वों के चक्रण से बनेगा। ये संबंध अदृश्य होते हैं। संबंध बना रहता है क्योंकि हम प्राकृतिक नियम है, क्योंकि प्राकृतिक नियम है कि एक जीवित जीव से दूसरे जीवित जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होते रहना चाहिए। एक चीज बताइए कि चलिए ये इस पर जीवित है, क्या पौधे पर भी जीवित रहते हैं? निर्भर है, बताइए कैसे? वो ऊर्जा संबंधों द्वारा थोड़ी हुआ है संबंध, ऊर्जा तो लेती नहीं, उससे तो प्रकाश से पूर्ति कर ले रही है। यांत्रिक सहारा के लिए वो उस पर डिपेंड है। जो लताएं लगती रहती पेड़ पर, वो क्या चाहिए? उनको यांत्रिक सहारा चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए। इसमें प्राथमिक उपभोक्ता है जैसे कि आपका गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, क्या इनमें आपस में संबंध है? विभिन्न प्रकार के जीवों में हर कैटेगरी सर अलग अलग है, सबकी सर अलग अलग कैटेगरी है। जैसे भैंस और गाय के कैसे संबंध हो जाएगा?
क्या उसको लेकर चारा देगी वो? गाय का बच्चा बताओ। मान लो सर घास लगी है, एक भैंस है एक गाय है, अब गाय ने फिर खा लिया, घास खा ली तो भैंस तो फिर मर जाएगी। भैंस मर जाएगी। भैंस मजबूत है ना गाय से, बना नहीं पाएगी। नहीं नहीं कर लेगा। अरे गाय के बछड़े को दूध भी तो पिलाते हैं, अपने बछड़े को दूध भी तो पिलाते हैं। सही है, वो भी बात सही है। नहीं सर, बछड़े बछड़े को दूध नहीं पिलाते हैं। तो एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा स्थानांतरित होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से केवल यहाँ ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है। इस प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी में बहुत सारे जीव हैं। शाकाहारी जीव गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, खच्चर, गधे, हाथी सब है कि नहीं है? एक दूसरे पर वो निर्भर है, ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। ऐसे मानव है तो क्या था, सबका दूध पी लेता है, घोड़ी का भी दूध पी जाता है, ऊँटनी का भी दूध पी जाता है, शेरनी का पिया है। क्योंकि यह प्राकृतिक नियम एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होते रहना चाहिए, और यह स्थानांतरण तभी संभव है जब एक जीव दूसरे जीव का भोजन बन जाए। भोजन बन जाए या भक्षण कर ले। और इस प्रकार ट्रेन है, और इस प्रकार एक दूसरे को खाने वाले जीवों का अनुक्रम, एक शब्द थोड़ा ध्यान दीजिए, एक दूसरे को खाने वाले जीवों का अनुक्रम सीक्वेंस खाद्य श्रृंखला बनाता है। ये क्या है? ये बन गया फूड चेन, खाद्य श्रृंखला बनाता है। कुछ प्राणी एक ही प्रकार का आहार करते हैं, कुछ प्राणी एक ही प्रकार का आहार करते हैं। आहार करते जो घास खाएंगे उसको क्या कहेंगे? उसको शाकाहारी तो कहेंगे, तो उनको एक ही लेवल पे तो रखेंगे। कुछ प्राणी एक ही प्रकार का आहार करते हैं, इसलिए वह एक ही खाद्य श्रृंखला के सदस्य होते हैं। एक ही खाद्य श्रृंखला या ब्रैकेट में पोषण स्तर के सदस्य होते हैं। अन्य प्राणी भी अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं, इसलिए वह विभिन्न श्रृंखलाओं के सदस्य होते हैं, विभिन्न श्रृंखलाओं के सदस्य होते हैं। बढ़ते पोषण स्तरों के साथ ऊर्जा के प्रगामी प्रोग्रेसिव ह्रास के कारण बढ़ते पोषण स्तरों के साथ ऊर्जा के प्रगामी ह्रास द्वारा ह्रास के कारण खाद्य श्रृंखला में 4 या 5 कड़ियां ही होती हैं। ये 4 भी होते हैं। इसका रीजन ये है कि ऊर्जा का इतना क्षय होने लगता है, इसके आगे
संभव है, अस्तित्व नहीं संभव होता। अगर प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये 1000 यूनिट ऊर्जा को अपने अंदर संचित किया तो ये 90% तो स्वयं खर्च कर डालता है। 90% तो कितना होगा? 900 इकाई ये यही खर्च हो जाएगी। वो क्या करेगा? शोषण में खर्च हो गया, फिर इसके बढ़ोतरी में जो भी हो, आगे केवल 10% ऊर्जा, जिसे 10% ऊर्जा का नियम कहते हैं, 10% ऊर्जा का नियम कहते हैं। यहाँ पे आएगी जो ऊर्जा वो मान इसका 10%। 10% कितना होगा? 100। 1000 का 10% कितना होगा? 100 ही होगा। यहाँ ये भी 90% खर्च कर देता है, फिर कितना बचा इसका 10%? यहाँ पे 10 इकाई आएगी, 10 यूनिट। यहाँ पे 10 यूनिट है, 100 यूनिट से ये भी यहाँ पे 10%, इसने 90% खर्च कर दिया। कितना कर दिया? 9 इकाई। बचा कितना? 1 बचा यहाँ पे। अब यहाँ क्या ऊर्जा जाएगी और क्या यहाँ कोई सर्वाइव कर पाएगा? कोई पोषण स्तर यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा? क्योंकि ऊर्जा इतनी कम बची है यहाँ पे कि अगला पोषण स्तर संभव नहीं था। इसी कारण जो सर्वाहारी होते हैं, तृतीय उपभोक्ता होते हैं, ये इनसे ऊर्जा प्राप्त करते ही है, ये इनसे भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं और ये इनसे भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वास्तव में क्योंकि यहाँ तक पहुँचते ऊर्जा इतनी कम हो जाती है कि ये केवल इस पर डिपेंड नहीं रह सकते, तो इसीलिए सर्वाहारी होते हैं। ये सर्वाहारी बन जाते हैं क्योंकि ऊर्जा की मात्रा यहाँ पे आते इतनी कम हो गई है कि इनको इस पोषण स्तर से पूरा सहारा नहीं मिल पाता है, तो अगले पोषण से उस पर ऊर्जा ये लेते रहते हैं और इस प्रकार एक फूड चेन बन जाता है। सर्वाहारी मजबूरी में बना है, शौकिया नहीं बना है, क्योंकि उसको इतनी ऊर्जा अपने निचले पोषण स्तर से उतनी ऊर्जा नहीं मिल पा रही है जो उसके लिए जितनी आवश्यक है, तो फिर उसके नीचे चला जाता है। फिर उसके नीचे जैसे मनुष्य है, इसे ऊर्जा की ज्यादा जरूरत होती है, तो ये मांसाहारी शाकाहारी सबको खा लेता है, ये पोषण स्तर बनता है, इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह होता है। कुछ जो अवशेष ऊर्जा बच जाती है, 90% है, 90% खर्च हुई, इसमें कुछ शोषण में खर्च हो गए, कुछ जो इनका सड़े गले जो अंश होते हैं, जब ये इसके जो अवशेष बच जाते हैं वो कहाँ आते हैं? जमीन पर आते हैं, इसको डिकम्पोजर खड़ा करा देते हैं, तो फिर कुछ ऊर्जा किसमें ट्रांसफर होती है? अपघटकों में। ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जब जीव मर जाते हैं शाकाहारी, तो इनकी लाशें क्या होता है? कोई अगर भक्षण करता है तो सब कुछ तो निकल तो जाता है बिल्कुल, जैसे क्रोकोडाइल्स होता तो सब निकल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे जो शिकार करते हैं जैसे भेड़िया है, शेर है, तो हड्डी, पसली, मांस, खून, सील कुछ तो बच जाता है, बचता नहीं बचता है? तो वो जब ऊर्जा उसमें ऊर्जा बची रहती है, वो ऊर्जा सड़ती है, गलती है, तो किसमें जाती है? अपघटक में, डिकम्पोजर में जाती है। इसी तरह जब ये मर जाते हैं, मांसाहारी मर जाते हैं, तो इनके भी हड्डी, खोपड़ी जो भी है, बची हुई लाशें इसका बच जाती है। फिर ये भी शोषण करके ऊर्जा को स्पेस में, शून्य में लौटा देते हैं। इस तरह से ऊर्जा फ्लो जो होता है वो एक डीसी होता है, एक डीसी होता है, यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शनल होता है, एक डीसी। पहले की ऊर्जा का प्रवाह एक तरफ से जाएगा और दोबारा चला जाएगा। ये दोबारा ये ऊर्जा जो इसने पाई है वो इकोसिस्टम को नहीं मिल पाएगी, वो शून्य में चली जाएगी। इसके विपरीत जो पोषक तत्व होते हैं चक्र, जैसे यहाँ पे कहते हैं नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जाएगा इसमें, फिर नाइट्रोजन पहुंचेगा यहाँ पहुंचेगा और यहाँ पहुंचेगा, और फिर कहाँ पहुंच जाएगा? ये इसमें फिर पहुंच जाएगा और फिर इसमें चक्कर लगाता रहेगा। तो पोषक तत्वों का चक्रण होता है, साइकिलिंग होती है, बार बार चक्र लगाते हैं, लेकिन ऊर्जा प्रवाह का चक्रण नहीं होता, प्रवाह होता है। प्रवाह का मतलब नदी का पानी एक बार बह के निकल गया तो वो पानी दोबारा आपको नहीं मिलेगा, तो पहुंच गया कहीं और तो दोबारा उसको नहीं मिलेगा। सर हाँ, जैसे आपने बताया था कि एक दूसरे पे, जैसे ये जो इस तरह का देखा जाए, जैसे हरे पौधे प्राथमिक पर डिपेंड हैं, वो दूसरे पे डिपेंड है, लेकिन अभी आपने बताया था जैसे हरे पौधे कुछ पौधे पे डिपेंड हैं। इसमें अभी आपने नहीं बताया था जैसे कुछ पौधे पे डिपेंड हैं, कुछ हाँ। शाकाहारी पे डिपेंड है, तो सब किस तरीके से डिपेंड है? पनीर भी तो होते पौधे सर, जैसे अमरवेल हो गया। अमरवेल भी तो कहना हो, जैसे अमरवेल होता है केवल भोजन हमारा संबंध नहीं होता, भोजन संबंध तो एनर्जी फ्लो होता है। यहाँ जैसे अमरवेल होती है, इसके ऊपर चढ़ी रहती है, ये जो लताएं होती हैं ऐसे लिपिड के पेड़ में चढ़ती हैं, तो उसको कुछ सहारा चाहिए नहीं, तो एक दूसरे में संबंध है, रिलेशन है।
रिलेशन केवल खाद्य श्रृंखला जो एनर्जी है, जो खाद्य संबंध है, वो तो एक फूड चेन बनाता है, लेकिन दूसरे प्रकार के संबंध है वो फूड चेन नहीं बनाते हैं, लेकिन उनमें संबंध है, पारस्परिक क्रिया हो रही है। ये सब जैसे कुछ गिने चुने हो सकते हैं, जैसे कहीं एक गिने चुने हो सकते हैं। मतलब इस पौधे तरीके भी तो मांसाहारी होते हैं, ये पौधे भी तो मांसाहारी होते हैं। कौन सा पौधा मांसाहारी होता है जो उत्तर पूर्वोत्तर में पाया जाता है, बताइए। जिसमें मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है तो पौधों के फूल ऐसे होते हैं, तो उसमें कोई अगर कीट आके बैठता है तो बंद हो जाता है, तो बंद हो जाता है, फिर उसको सड़ा गला देता है, उसके अंदर का नाइट्रोजन अवशोषित कर लेता है। तो मांसाहारी पौधे भी होते हैं, वो अपवाद है एक तरह से। नहीं, तो जैसे आपने इसमें बताया, चलो इसमें तो हो गया, और जो लताएं वाला आपने बताया, अगर हम प्राथमिक में जाएंगे तो इसमें कैसे डिपेंड होंगे? जैसे शाकाहारी में, फिर अगर मांसाहारी में जाएंगे तो मांसाहारी एक दूसरे पे कैसे डिपेंड है? यस सर। क्यों? जो कहते हैं डिस्कवरी देखते हैं, जो शेर शिकार करता है तो लकड़बग्घा होता है छीन लेते हैं, या टाइगर शिकार करता है तो उसका शिकार तो शेर छीन लेता है, टाइगर भाग खड़ा होता है। डिस्कवरी नहीं देखा है? तो संबंध होकर नहीं किया, शिकार उसने किया, उसका शिकार उसने खा लिया, या उसके बच्चे हैं तो क्या उस पर डिपेंड नहीं करेंगे प्रोटेक्शन के लिए? दूध पिएगा बच्चा, जब तक बड़े शिकार करने लायक नहीं हो जाते तब तक शेर क्या शिकार करने बच्चों को खिलाता है? बकरी अपनी बच्ची को दूध पिलाएगी? नहीं, ये तो सर जैसे है, लेकिन आप जैसे कह रहे थे कि जैसे कोई बकरी ले लीजिए, वो भैंस के साथ किस तरीके डिपेंड हो सकती है? अगर ये अगर कोरिलेशन देखा जाएगा, कह रहे थे जैसे एक दूसरे पे डिपेंड हो सकते हैं, शाकाहारी पे, अगर जैसे बकरी को ले लीजिए, वो गाय पे या भैंस पे किस तरीके डिपेंड हो सकती है, या दूसरा सब पे सब नहीं डिपेंड है कि भैंस सब पे डिपेंड है, कुछ विशेष प्रकार के जीवों पर डिपेंड है। अब क्या तो शेर को कह दो सांप पे डिपेंड है, शेर सांप को थोड़ी खाएगा। सांप मेढक पे डिपेंड है, मेढक को खा लेगा सांप को मेढक खा लेगा, सांप को बाज खा लेगा। अब लेकिन ये कहे कि मेढक शेर सांप को खाए या उसको खाए, तो ये सब होने हर जीव को नहीं समझते। ये जो खाद्य श्रृंखला है ये पूरे के पूरे जीव इस पर डिपेंड है, ये वाले इस पर डिपेंड है, लेकिन इसके कुछ जीवों पर डिपेंड है। बात समझिए, अब समझे? सारे के सारे नहीं डिपेंड है खाद्य श्रृंखला में। एक लेवल पोषण स्तर के जीव दूसरे पोषण स्तर पर पूरी तरह से डिपेंड है, लेकिन एक ही पोषण स्तर के जीव जो होते हैं एक दूसरे पर सारे जीव सारे पर डिपेंड नहीं होते, कुछ जीव उस पर डिपेंड होते हैं। अभी संबंध जो बढ़ेंगे ना, सहजीविता पर पोषण और ये भक्षण प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा, तो जानेंगे कैसे जीव एक दूसरे पर डिपेंड है। तो आगे आने दीजिए, मैं पढ़ूंगा। वो है जीव है वो तीन संबंध है जिसके द्वारा एक दूसरे से निर्भर है। सोलर की कितनी ऊर्जा खर्च होती है? कुल 90% ऊर्जा खर्च करते थे ये, और हर जीव का अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटी सोशल ऊर्जा होती है। हमारी सारी ऊर्जा सोशल में खर्च होती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा सोशल में खर्च होती है। जो हमारे सांस में हम लोग चलते हैं, क्या कभी बताया जाता है कि जैसे अगर जैसे कि जो हरे पौधे हैं उसमें अगर 1000 कैलोरी है, और उसको अगर कोई शाकाहारी वो 1000 पूरी खाएगा तो उसे 100% यानी कि 100 मिलेगी। ये 10% 90% यही खर्च हो जाएगा, वो भक्षण का 10% ही ट्रांसफर होती है। टोटल ओवरऑल इस पोषण स्तर से 10% ऊर्जा यहाँ पहुँचती है, 90% यही खर्च हो जाती है। अरे पौधा बढ़ेगा, कुछ बड़ा होगा, छोटा प्रकाश सेंसर के का पौधे भी तो शोषण करते हैं। नहीं, वो तो सही हमको नहीं बता रहे। जैसे हम ये बता रहे हैं कि जैसे अगर कोई पौधा है, अगर उसमें 1000 कैलोरी मतलब ऊर्जा है मान लीजिए, हाँ, तो 1000 कैलोरी पूरा अगर कोई शाकाहारी खाएगा पूरा खाएगा, जैसे उसने खा लिया 1000 कैलोरी, तो 1000 कैलोरी में तो 100 उसे मिलेगी, 90 सर वो अपघटन द्वारा उसकी आंतरिक क्रियाओं द्वारा उसमें नहीं प्राप्त होता, पूरा नहीं खाएगा वो। अब ये प्राथमिक होता है, यहाँ पे बकरी शेर है तो यहाँ पे बहुत सारा उसको कार्य भी तो करने हैं, अपना ऊर्जा खर्च नहीं करेगा। किरण छलांगे लगे ऊर्जा खर्च नहीं होगी, वो बच्चों को जन्म देगा उसमें ऊर्जा खर्च नहीं होगी, चलने के लिए चलेगा फिरेगा, सांस लेगा, खर्च नहीं होगी। 90% ऊर्जा खुद खर्च कर लेता है, उसको खाने के बाद वो 10% ऊर्जा जाती है, 10% ही ऊर्जा यहाँ पे खाने के बाद ही पहुँचेगी। फिर उस 10% का ये 90% खर्च कर चलेगा, फिर उसका 10% आगे जाएगी। अभी थोड़ा अगला नियम लिखवाने तो समझ जाएगा। हो गया क्या? एक लाइन है, पूरा हो जाए 20 मिनट। 4-5 बढ़िया होती है बच्ची के पता हो गया। खाद्य जाल इसके बाद लिखेंगे, खाद्य जाल मुझे याद आ रहा है, खाद्य जाल भैंस के रहेगा, आगे खाद्य जाल से है। अब अच्छी चीज तो यहाँ से आएगी। अभी ऊर्जा का दूसरा
अभी दूसरा नियम है, उसको पता है, ये बताया नहीं, वो 3 नियम हो जाते हैं।